हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बाजार में बिकने वाली सब्जी नहीं हूं, लेकिन अखिल, मैंने भी तो अकाउंटिंग की पढ़ाई की है। पता है मेरे कॉलेज के दोस्त आज कहां से कहां पहुंच गए। उन सब की अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन मेरा क्या। मेरे सपने तो वैसे के वैसे ही हैं। मैं तो उन्हें पूरा ही नहीं कर पा रही हूँ। अरे यार, अब तुम मैरिड हो नताशा, और अब तुम्हारे करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए ससुराल की जिम्मेदारी है। और अकाउंटेंट की पढ़ाई की है तो अच्छा ही है ना। अब तुम सारी उम्र घर के खर्चों का हिसाब किताब ही लगाना, किसने मना किया है। चलो अब खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ऑफिस में आज बहुत काम था, पूरी तरह से थक गया हूँ। नताशा की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे, लेकिन उसके सपने अभी से मरने लगे थे। वो इन 8 महीनों में ही समझ गई थी कि उसके लिए उसके करियर को बनता देखने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। नताशा ने सबके लिए खाना लगाया। बहू, कल से तू सुबह 5 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ करा कर। कहते हैं घर की लक्ष्मी का वास होता है, तभी तो घर की और तेरे पति की तरक्की होगी। 5 बजे माँ जी? क्यों, 5 बजे उठने के लिए घड़ी मना करती है क्या? मैंने तेरी घड़ी में अलार्म फिट कर दिया है 5 बजे का, तो 5 बजे उठ जाना। जी माँ जी। अगले दिन से नताशा सुबह 6 बजे की बजाय अब 5 बजे उठने लगी और सुबह उठते ही घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी। बहू, तेरा घर का काम खत्म हो जाए तो शाम को जाकर बाजार से ये सब्जियां भी ले आना। अब मुझसे तो नहीं जाया जाता मंडी। और सुन, अच्छे से मोल भाव करना और पैसे का सही से हिसाब रखना। अभी तो घर के काम बाकी है माँ जी, आप लिस्ट बना दीजिए क्या क्या लाना है, मैं ले आऊंगी। घर के काम निपटाकर नताशा सब्जी लेने मंडी जाने लगती है। तभी उसके ससुर राम सिंह कहते हैं, अरे बहू, बाजार जा रही है तो रास्ते में श्याम चश्मे वाले की दुकान है ना, उसके पास मैंने अपना चश्मा बनने दिया था, उससे वो लेते आना। ठीक है पापा जी। नताशा थैला लेकर सब्जी लेने चली जाती है। सारी सब्जियां लेने के बाद वो चश्मे की दुकान पर जाती है और चश्मा भी ले लेती है। और जब घर लौटने लगती है तब रास्ते में उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। अरे अंधे हो क्या, देखकर नहीं चला सकते? तभी उस गाड़ी से शालिनी, जो नताशा की कॉलेज फ्रेंड होती है, वो बाहर आती है। अरे नताशा, तू? शालिनी, तू कैसी है? कितनी बदल गई है। ये मॉडर्न ड्रेस, कार, क्या बात है। हाँ यार, वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई है। अच्छा चल गाड़ी में बैठ, मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। शालिनी उसकी गाड़ी में बैठती है, जो कि काफी आलीशान होती है। रास्ते में दोनों बातें करते हुए घर आते हैं। तू भी किसी बड़ी कंपनी में ट्राई करना, तेरी झट से जॉब लग जाएगी। याद है ना, हम सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तू ही होती थी स्टडी में। अब कहाँ शालिनी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। अब तो यूं समझ, मैं घर गृहस्थी में फंस गई हूँ। अच्छा बस यही रोक दे, यही मेरा घर है। ओके, अच्छा सुन, अंदर आना। अरे नहीं नहीं, फिर कभी आऊंगी। अभी मुझे जाकर एक फाइल चेक करनी और मेल करना है। चल, सी यू, बाय। नताशा उसकी शान देखकर हैरान थी, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि 7 बजने वाले हैं और रात के डिनर की तैयारी भी करनी है। वो घर के कामकाज में लग जाती है। ऐसे ही 9 महीने भी बीत जाते हैं और वो एक बेटी को जन्म देती है, जिसकी देखभाल में कब वक्त निकल जाता है उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। अब तो बच्चा भी हो गया, अब तो मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। नौकरी तो तू भूल ही जा बहू, वैसे भी मेरा निखिल अच्छा कमाता है, फिर क्या जरूरत है तुझे बाहर के धक्के खाने की। घर पर रह, बच्चे की देखभाल कर, अब यही तेरा काम है। फिर 3 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और उसने सोचा अब तो फैमिली कंप्लीट हो गई, अब वो अपने करियर पर ध्यान दे सकती है। लेकिन इस बार भी ससुराल वालों ने साफ साफ मना कर दिया। 2 बच्चे हो गए अब निखिल, कल को खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो अब तो तुम मुझे कहीं नौकरी करने दो। दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर सही से चलेगा। तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई, कहा ना कोई जरूरत नहीं है। मैं भी इंसान हूँ निखिल, कोई बाजार में बिकने वाली सब्जी नहीं हूँ। मेरे भी कई सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करने हैं। अच्छा, और फिर बच्चों की देखभाल, उनकी परवरिश कौन करेगा? अगर उनकी परवरिश ढंग से नहीं हुई तो क्या फायदा तुम्हारे कमाने का? लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी, और अब तो मैंने तय कर लिया है कि मैं नौकरी करके रहूंगी। जा कर अपनी मर्जी, लेकिन कल को कुछ हो गया ना तो तू ही जिम्मेदार होगी। और तेरे बच्चे, उनको कौन देखेगा? माँ जी, मैं नौकरानी रख लूंगी। अब तेरी मर्जी, जो तुझे ठीक लगे वो कर। अब वो नौकरी के लिए अप्लाई करती है और एक अच्छी कंपनी में उसे एक अच्छी सैलरी पर नौकरी भी मिल जाती है।
लेकिन कुछ ही दिन में उसके आगे परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। बहू, ये कोई वक्त है घर आने का? रात के 8 बज रहे हैं। अरे कम से कम अपने इन छोटे बच्चों का तो सोच। इसे क्या फर्क पड़ता है? इसकी वजह से हमें कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, इसे क्या पता। जानती भी है लोग हमें क्या ताने दे रहे हैं कि कैसी सास है जो अपनी बहू को छोटे बच्चे को छोड़कर कमाने भेज दिया। ये सुनकर नताशा चुप रही, लेकिन उसने नौकरी करना जारी रखा। लेकिन एक रोज उसके बेटे की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तू तो बस पैसे ही कमा ले। अरे बच्चे पैदा भी किए हैं तूने, तो उनकी देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? मेरी बात कान खोलकर सुन लो नताशा, अगर मेरे बच्चों के ऊपर तुम्हारी कोई मुसीबत आई ना, तुम्हारे इस नौकरी के कारण, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब नताशा को अपने बच्चों की खातिर अपने करियर को अलविदा कहना पड़ता है और वो ये नौकरी छोड़ देती है और अब वो अपने बच्चों की देखभाल में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बच्चों की पढ़ाई अब वो खुद देखती। मैं अपने बच्चों को पढ़ाई में खूब आगे बढ़ाऊंगी। जो भी उनके सपने हैं मैं उन्हें पूरा करने में खूब मदद करूंगी। मैंने अपने करियर को विदा इनके लिए कहा है। अब मेरा सपना तभी पूरा होगा जब मेरे दोनों बच्चे कुछ बन जाएंगे। मम्मी देखना, मैं तो इंजीनियर बनूंगी। और मम्मी मैं डॉक्टर। ये सुनकर अब नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू तू कहाँ खो गई? अभी से बेटी को इंजीनियर बनते देखने लगी क्या? चल अब खाना लगा दे। जी माँ जी। नताशा अपने आंसू छुपाती है और रसोई में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज, मम्मी आप तो इतनी एजुकेटेड हो, फिर आप मेरी फ्रेंड्स की मम्मी की तरह नौकरी क्यों नहीं करती? हाँ मम्मी, आप भी तो अच्छी जॉब आकर कर सकती हो ना। मैं जॉब करती थी बेटा, लेकिन मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे प्रायोरिटी थे। पहले तुम लोगों का भविष्य था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़कर तुम लोगों का भविष्य बनाने का फैसला किया। सच में मम्मी आप कितनी अच्छी हैं। मम्मी आपने अपने करियर की बलि दे दी हमें बड़ा करने के लिए। हमारा करियर बनाने के लिए आप चिंता मत करना, अब हम आपके सपने को पूरा करेंगे। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने दोनों को गले से लगा लिया। ऐसे ही समय बीता। नताशा ने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दिया और कुछ समय बाद रूही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई और उसकी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई और कुछ समय बाद यश भी डॉक्टर बन गया। आज अगर हम यहाँ तक पहुँच पाए तो सिर्फ आपकी वजह से मम्मी। आइए मेरे इस क्लिनिक का उद्घाटन आपके हाथों होगा। नताशा के बाल अब थोड़े सफेद हो चले थे, उम्र भी ढलने लगी थी, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसने जो पाया है वो सच में कितना कीमती है। उसके दोनों बच्चे काबिल बन चुके थे। सभी रिश्तेदार नताशा को फोन करके बधाई दे रहे थे। बधाई हो नताशा बहू, तेरी मेहनत रंग लाई। आज देख तेरे दोनों बच्चे कितने काबिल बन गए, वो भी सिर्फ तेरे कारण। थैंक यू बुआ जी। अब सास को भी उस पर गर्व था। नताशा बहू, आज जो हमारे परिवार का नाम रोशन हो पाया है ना, वो बस तुम्हारे कारण ही हो पाया है। तुम्हारी शिक्षा बच्चों के लिए कितनी काम आई। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि अगर आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वही शिक्षित होता है, लेकिन औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। हाँ नताशा, मैं तो नौकरी के चक्कर में कभी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाया, लेकिन तुम्हारे कारण वो कितना आगे बढ़ गए। थैंक यू सो मच नताशा, मुझे तुम पर गर्व है। ये सब सुनकर वो बड़ी खुश हुई। आज उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। धौलपुर गांव अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। आज भी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को वहां के लोग मानते थे। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा थी बारात में औरतों का न जाना। सदियों से इस गांव की औरतें बारात में नहीं जाती, केवल पुरुष और बालक ही बारात में जाते थे। 2 दिन बाद गांव के जमींदार रतन सिंह के इकलौते बेटे अनिल की बारात पालमपुर गांव जानी थी। इसी वजह से गांव के सभी पुरुष बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे। हवेली में बहुत चहल पहल थी। अनिल की मौसी की बेटी शीतल जो शहर में पढ़ती थी, वो भी इस शादी का हिस्सा बनने के लिए पहली बार धौलपुर गांव आई थी। मौसी, आप बारात में क्या पहन रहे हो? मैंने तो शहर से अपने लिए ये लहंगा चोली खरीद लिया था। देखना ये कैसा लगेगा बारात में। रजनी, तूने शीतल को बताया नहीं क्या? वो जीजी, मैंने सोचा शीतल आ जाएगी तो उसे अपने आप ही समझा दूंगी, इसलिए फोन पर बताया नहीं था। क्या नहीं बताया था माँ? मौसी क्या कह रही हैं? वो शीतल। तभी घर के पुरुष आ जाते हैं।
अनिल की माँ, मेरे बारात के 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाल दियो, क्या पता बारात को लौटने में 2 दिन लग जाए। साधु साहब, सुना है बीच में जंगल पड़ेगा, हमें बारात को बहुत ध्यान से ले जाना होगा, पूरी सावधानी के साथ। हाँ, तो हमें चिंता किस बात की है? हमारे साथ बारात में औरतें तो है नहीं, हम पुरुष ही तो होंगे बारात में, तो किस बात का डर? औरतें साथ होती हैं तो डरने वाली बात होती है। औरतें बारात में तो जा नहीं रही हैं। मौसा जी, बारात में औरतें नहीं जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नाच गाना करना, पीछे से शादी की खुशी में गीत गाना। मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है कि बारात में औरतें नहीं जाएंगी, पर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पीढ़ियों से यही रिवाज चला आ रहा है कि घर की औरतें बारात में नहीं जाती हैं। ये तो गलत है ना मौसा जी। अनिल भैया की शादी हो और हम बारात में ही ना जाए, तो फिर मैं यहाँ आई किस लिए हूँ जब मुझे अपने भाई की बारात में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अनिल भैया, आप नहीं चाहते कि हम आपके साथ बारात में चलें? मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता शीतल, शुरू से ही मैंने भी यही रीति रिवाज देखा है। बारात में गांव में किसी भी घर की औरतें नहीं जाती हैं, पुरुष जाते हैं और शादी करके बारात लौट आती है। अब मैं क्या बोलूं, ये तो पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी परंपराओं को हम भी नहीं तोड़ सकते। तोड़ना भी नहीं है, औरतों को घर में ही रहना चाहिए। शादी समारोह में केवल पुरुष ही जाते हैं, औरतें घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए। चलो तुम औरतें बारात को भेजने की तैयारी करो, हम जरा बाहर के काम देखते हैं। सारे पुरुष अपनी बात कहकर चले गए। शीतल का मन इन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाना नहीं चाहता था। उसने अपनी मौसी के साथ साथ वहां बैठी रिश्तेदारी की सभी औरतों के चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान है जो बिल्कुल नकली है। शीतल जानती थी कि घर की औरतें भी बारात में जाना चाहती हैं। कौन मां नहीं चाहेगी कि वो अपने बेटे की बारात में जाए और खुशी में खूब नाचे गाए, खूब धूम मचाए। पर धौलपुर गांव की औरतें घर में रह गई, उनकी इच्छाएं मन में ही दबी हुई थी। शीतल ने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस पुरानी परंपरा को बदल कर रहेगी। इसलिए बारात जब निकल गई तब शीतल ने अपनी मौसी को समझाया और हिम्मत दी। मौसी, हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इन पुरानी परंपराओं को बदल दें। इसलिए बारात तो अब निकल चुकी है, हम बारात के पीछे पीछे जाएंगे और जब हम लड़की वालों के घर पहुंच जाएंगे तो वहां पर किसी के सामने कोई कुछ नहीं कहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी बहुत डांट ही पड़ेगी ना। नहीं नहीं शीतल, ये गलत होगा, मुझे तो घबराहट हो रही है, हम नहीं जा रहे, रहने दो। क्या आपका मन नहीं है कि आप अपने इकलौते बेटे की बारात में शामिल हो सकता है अनिल भैया आपको देखकर बहुत खुश हो जाएं और मन ही मन क्या पता वो भी यही चाहते हो और बोल ना पाते हो। अगर आज हमने इस परंपरा को तोड़ दिया तो इस गांव में हर औरत को अपने बेटे की बारात में जाने की अनुमति मिल जाएगी। उनके चेहरे भी खुशियों से भर जाएंगे। मान जाओ मौसी जी, मुझे कार चलानी आती है, मैं आप सबको लेकर चलूंगी। देर मत करो, हम सब तैयार हैं, बस कार में बैठना है। जी चलो ना, शीतल सही कह रही है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, परिणाम बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने बेटे की बारात में जरूर पहुंचूंगी। हाँ, मैं जाऊंगी अपने बेटे की बारात में। शीतल ने देखा सब औरतों के चेहरे पर खुशी थी। शीतल ने अपनी माँ, मौसी और बाकी कुछ खास रिश्तेदारी की औरतों को कार में बिठाया। ये देखकर बाकी सारे गांव की औरतों के चेहरे खुशी से भर गए। शीतल बिटिया, आज तुम्हारे कारण हमें पुरानी परंपराओं से मुक्ति मिलेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी लौटो। और फिर शीतल ने बारात का पीछा किया। रास्ते में घना जंगल पड़ा। शीतल की कार बारात के थोड़ा पीछे चल गई। अचानक बारात पर भालू की बारिश होने लगी। कुछ आदिवासियों ने बारात को बंदी बना लिया। हमें बंदी क्यों बनाया है? हमें जाने दो, हमारे बेटे की आज शादी है, हमें छोड़ दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम सबकी बलि देंगे। ये सब क्या बोल रहे हैं पापा? लगता है आज हम नहीं बच पाएंगे। इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है, पता नहीं है हमारे साथ क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे? मानव बलि देंगे। पर यह प्रथा तो समाप्त हो चुकी है, अब तो कोई भी ये नहीं करता। हम करते हैं, हम अपने पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को आज भी मानते हैं और ये परंपरा कभी नहीं बदल सकती। हमें बारात को बंदी बनाकर उनकी बलि देनी होती है, हमारी पीढ़ियों से यही चला रहा है। हे भगवान, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम बच सकते हो। रास्ता तुम्हारे पास था। अगर तुम्हारी बारात में पुरुषों के साथ औरतें भी शामिल होती तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पर हम जानते हैं कि आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर औरतों को पुरुषों से तुच्छ समझा जाता है। हम ऐसे लोगों को सजा देते हैं जो औरतों को सम्मान नहीं देते। हमारा पुरुषों की बारात को बलि देना एक प्रकार का दंड है जो हम उन्हें देते हैं। तुम्हारी बारात में औरतें नहीं है, इसीलिए अब इस दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही आदिवासी लोग बारात पर हमला करने लगते हैं, शीतल अपनी माँ, मौसी और कुछ औरतों के साथ वहाँ आ जाती है। रुकिए, आप ये गलत कर रहे हैं। इस बारात में औरतें भी हैं। हम लोगों की कार पीछे रह गई थी, हम रास्ता भटक गए थे,
फिर बारात हमें दिखाई नहीं दी। ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए। आपसे किसने कहा कि ये बारात केवल पुरुषों की है? इस बारात में औरतें भी जा रही हैं, इसलिए आप इन सब बारातियों को छोड़ दीजिए। शीतल और बाकी औरतों को देखकर सभी पुरुष हैरान रह जाते हैं। उस समय सभी चुप थे, क्योंकि सभी को पता था कि आज औरतों के कारण ही उन पुरुषों की जान बची है। आदिवासी लोग बारात को छोड़ देते हैं। बारात को छोड़ दो, ये समझना कि तुम सबकी जान इन औरतों की वजह से बची है। अगर आज औरतें बारात में न जाती तो हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। हमें उन पुरुषों से सख्त नफरत है जो औरत का सम्मान नहीं करते, औरत को घर की खुशियों में शामिल नहीं करते। सच तो यह है कि हम बलि देते ही नहीं, बस बारात को अपने पास कुछ दिन रोक लेते हैं ताकि शादी ना हो पाए और बारात के पुरुषों को सबक मिले। तुम सब औरतों का सम्मान करते हो, उन्हें बारात में अपने साथ ले जाते हो। ये देखकर हम आदिवासी बहुत खुश हैं। जाओ खुशी खुशी विवाह करके दुल्हन को विदा करके वापस घर लौटो। उस दिन धौलपुर गांव के पुरुषों को एक सबक मिला और उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को बदलने का फैसला लिया। अनिल की बारात में पुरुषों के साथ औरतें भी शामिल थी और ये सब शीतल की कोशिश के कारण हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।